Good evening, students. Beta, I hope you all are safe and sound at your home. So, let's begin our lecture. In our previous lecture, we have discussed about what are basic criteria to define either the particular thing is living or non-living. Okay, in that case, we have discussed 5 basic characters. Okay, not a single character is defining a living organism. We have to take a sum total of all characters. Okay, not a particular character. So, understand? So, in today's class, we are going to discuss biodiversity, okay, the huge biodiversity that we have on our earth, along with some aspects of classification. Okay, so let's begin, beta. See, what is biodiversity? Okay, bio means living and diversity means different forms of living or different forms. Okay, so different forms of living organism का मतलब क्या है आपका biodiversity. Okay, so how will you define biodiversity? Different types and different number of organisms on earth. देखो हमारे अर्थ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग नंबर में है, ठीक है ना। तो ये जो बहुत अलग अलग वेरिएबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का होना, अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का होना, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। आई समझ में। तो देखो बेटा, हमारे अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही बड़ी है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो देखो जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है दैट वाज गिवन बाय वॉल्टर जी रोजन। ओके, रोजन का नाम लिया जाता है यहाँ पे, टर्म बायोडाइवर्सिटी उन्होंने दी थी, ठीक है ना। और एस्टिमेशन लगाया जाता है कि 5 to 30 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। सोचो कितनी ज्यादा है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेशन है ये, और किसका अप्रोक्सीमेशन है? IUCN का, ठीक है। IUCN क्या है? जैसे बेटा आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के लिए क्या पढ़ते हो? IUPAC पढ़ते हो, है ना। तो बायो की भी एक क्या होती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपके जो है इस तरीके से स्पीसीज के बारे में पूरी नॉलेज रखती है, नेचर में कितनी स्पीसीज हैं और इनसे डेवलप करती है, इनका नाम कैसे रखना है, ठीक है ना। अभी हम सारे को डिस्कस करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, क्या है ये IUCN, एवरीथिंग। ओके, बेसिकली ये यूं मान लो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पीसीज के नंबर, उनकी वेराइटी, उनके फॉर्म्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी पे वर्क करती है, ठीक है। उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम कह रहे हैं। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेशन लगाया कि लगभग 5 to 30 मिलियन स्पीसीज जो है आज के दिन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और उनमें से हमें कितने बार के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन स्टडीड। हम कितनों की जानकारी रखते हैं? इसका आधा भी नहीं, सिर्फ 1.7 to 1.8। और हमें पता है, आगे आप देखोगे कितने सारे स्पीसीज की हमारे पास नॉलेज है, वो आगे आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो देखो हमें सिर्फ इतनों का ही पता है। अभी स्टिल वी हैव टू डिस्कवर, वी हैव टू आइडेंटिफाई रिमेनिंग स्पीसीज। ओके, तो बहुत सारा वर्क हमें करना है इस फील्ड में, ठीक है। एंड दैट दिस डाटा वाज गिवन बाय IUCN। IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई बार इसके बारे में बेटा पूछ लिया जाता है IUCN की फुल फॉर्म। हालांकि हम IUCN की रेस्पेक्ट में आगे करेंगे बहुत सारी चीजें, बट यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है, इसकी फुल फॉर्म बताई है, ठीक है ना, दैट यू हैव टू नो, दैट यू मस्ट नो। ओके, अब देखो ये जो 1.7 है या 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, ठीक है ना, इनमें से बेटा अभी जो हमने जो डिस्कवर आउट की है, जिनके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, ये जिनकी नॉलेज हमें है, उनमें से आपकी मोस्टली क्या है? प्लांट है और एनिमल है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक रफ डाटा अगर हमने माइक्रोब्स को एक्सक्लूड कर दे, ठीक है, माइक्रोब्स को एक्सक्लूड कर दें, तो देखो बेटा 1.8 मिलियन स्पीसीज आपके पास है, 1.8
मिलियन स्पीसीज आपके पास है। और इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, एक्सक्लूडिंग माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम बाहर निकाल दें, ठीक है ना, तो फिर भी आपके पास कितनी 1.25 मिलियन स्पीसीज किसकी है, एनिमल्स की है। और एनिमल्स में से भी सबसे ज्यादा किसमें होते हैं बेटा, इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में लगभग आपके पास 10,25,000 स्पीसीज है, ठीक है। कितनी है, 10,25,000 स्पीसीज। ये एक रफ एस्टिमेशन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम प्लांट्स की बात करें तो 0.55 मिलियन स्पीसीज आपको किसकी मिलेंगी, प्लांट्स की मिलेंगी। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो अभी देखो माइक्रोब्स का अलग ही डाटा है, बट ये जो 1.8 है इसमें से अभी हमने पूरा नहीं लिया। कितना हो गया, मुश्किल से आपका 1.8 के आसपास ना, 5, 10, 7, 8, 1.8 के आसपास, हाँ ठीक है, कंप्लीट 1.8 हो गया, ठीक है। 1.8 मिलियन स्पीसीज में अगर हम माइक्रोब्स को भी क्या कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है ना, तो हमारे पास इतनी स्पीसीज क्या है, प्लांट्स की है। और प्लांट्स में भी आपको डाइवर्स सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, कौन से मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स मिलेंगे। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में बेटा पढ़ा होगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में 5 टाइप्स अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ी होंगी, हालांकि हम सभी को डिटेल से करेंगे, बट इतनी नॉलेज बेटा आपको होनी चाहिए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे करके। और एनिमल्स में तो ऐसे 11 फाइलम है, हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, इस पूरी यूनिट में हमें यही पढ़ना है। आ रही बात समझ में। तो ये जो डाटा है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग योर ह्यूज डाइवर्सिटी, ठीक है। आपके पास, आपके अर्थ पे एज अ गिफ्ट जो है हमारे पास क्या है, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। अब इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, एक ऐसे मेथड की जरूरत पड़ती है कि इसकी स्टडी हमारे लिए कुछ हद तक क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। तो टू मेक आवर स्टडी मोर इजियर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी, वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म। ओके, हमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब हमें इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, हमें कुछ मेथड्स की जरूरत है। और क्लासिफिकेशन इज वन ऑफ द मेथड विच मेक आवर स्टडी मोर इजियर। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है क्या और इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, लगभग आपके पास 100+ बुक्स हैं, मान लो 200 बुक्स है, ठीक है। और अब आपको जो है उन बुक्स को पढ़ना है, ठीक है, आपको उनके बारे में समझना है, ठीक है। ये बुक्स आपके स्पीसीज की तरह है। हम एक छोटा सा डाटा लेके चल रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्या रेंडमली सारी बुक्स ऐसी पड़ी रहेंगी और आप एक उठाया पढ़ लिया ऐसे करोगे, ऐसे तो नहीं करोगे। सबसे पहले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी बुक किससे रिलेटेड है, ताकि आप उसके बारे में आसानी से जान सको, है ना। तो आप क्या करोगे बुक्स को क्लासिफाई करोगे। जैसे मान लो आपकी 6 बुक है, 6 सब्जेक्ट आप लगा लो, ठीक है। आपकी 6 सब्जेक्ट नहीं, सॉरी 5 सब्जेक्ट लगा लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, चलो 5 सब्जेक्ट हमने ले लिए। और उन बुक्स को आपकी जो बुक्स है वो इन्हीं में से है, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। ये बायो से रिलेटेड है, बायो वाले चैम्बर में रख दो। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री वाले में एक मोटी मोटी क्लासिफिकेशन कर दी। अब बायो में भी आप क्या है, हो सकता है क्लास वाइज आप इसको अरेंज कर दो, भाई क्लास 9th की ये, क्लास 10th की ये, क्लास 11th की, क्लास 12th की, ऐसी केमिस्ट्री में आपने अरेंज कर दिया। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, उसको क्लासिफाई किया।
और जब भी आपको पढ़ना है किसी भी रेस्पेक्टिव चीज के बारे में, आप क्या करोगे, आपने एक रैक बनाया हुआ है, एक अरेंजमेंट बनाई हुई है, और उस अरेंजमेंट में आपने अपनी बुक्स को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ये जो मेथड है जहां पे हम चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में जब आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, किस बेस पे डिवाइड किया बेटा, आपने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे किया। आ रही बात समझ में, किसके बेस पे किया आपने, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे किया। तो देखो, जो सिमिलर थे, एक जैसे थे, उसको एक ग्रुप में डाला, जो अलग अलग थे, डिससिमिलर थे, उनको अलग अलग ग्रुप में डाला, है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज जस्ट ग्रुपिंग ऑफ organisms on the basis of similarities and dissimilarities। आई बात समझ में, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे अगर आप ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर आप उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर मेथड इज नोन एज क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमने इसको एक नॉर्मल ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक है, एक नॉर्मल ग्रुप में आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो ग्रुप के बाद आप बेटा सब ग्रुपिंग भी कर सकते हो। ग्रुप मान लो आपने सबसे ग्रुप एक पर्टिकुलर यू मान लो आपने मेंबर्स का एग्रीगेशन बनाया, ठीक है, ग्रुप इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सम मेंबर्स, ठीक है ना, और आप रिस्पेक्टिव कैरेक्टर लेके ग्रुपिंग कर सकते हो। मान लो आपने क्या बनाया, कोई ग्रुप बनाया, ठीक है, और इस ग्रुप की बेटा आपने कर दी सब ग्रुपिंग, ठीक है, इसकी क्या कर दी आपने, सब ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। जैसे देखो, मान लो आपके स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, आपके स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल की 3 ब्रांचेस है, ठीक है, 3 ब्रांचेस क्या है, पूरे स्कूल का नाम क्या है बेटा, पूरे स्कूल का नाम क्या है, राठ इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। और ग्रुपिंग जब आप कर रहे हो तो आप अलग अलग ब्रांच डिसाइड कर रहे हो, है ना, ब्रांच डिसाइड कर रहे हो, और ब्रांच में फिर आपने क्या किया भाई, अलवर की ब्रांच अलग, ठीक है, कुंड की ब्रांच अलग, बहरोड़ की ब्रांच अलग, ऐसे करके सॉरी। उसके बाद आप फिर से आपने डिवाइड किया, ठीक है, फिर से आपने डिवाइड किया। मान लो अब आपने एक ही स्कूल का सब डिवीजन कर दिया, जैसे आपने अपने स्कूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, 9th to 12th क्लासेस, 5th to 8th क्लासेस का ग्रुप, और एक ग्रुप बेटा आपने बना दिया किस बेस पे, 1st से 5th तक का, तो 3 ग्रुप आपने ये बना दिए। फिर आपने फिर से सब डिवीजन की कि जो आपका 9 to 12th वाला ग्रुप था उसमें आपने क्लास वाइज उसको फिर से डिवाइड कर दिया। क्लास वाइज डिवाइड किया तो आपने कैसे डिवाइड किया भाई, 9th क्लास अलग, 10th अलग, 11th अलग, 12th अलग, और आप किसी ना किसी बेस पे कर रहे हो कि 9th क्लास में वही बच्चे होंगे जिन्होंने 8th पास किए, है ना, ऐसे ही सबको थोड़ी डाल लोगे। 9th में वही बच्चे होंगे जिन्होंने 8th क्लास पास की। ये तो हो गया उनके क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। उसके अलावा हो सकता है आप हाइट का क्राइटेरिया लो कि भाई इतने से इतने हाइट वाले आपको 8th में 9th में लेने हैं, इतने से इतने हाइट वाले हमें 10th में लेने हैं, ऐसे करके। तो आप ग्रुपिंग किसी भी कैरेक्टर के बेस पे कर सकते हो, ठीक है। अब आपने जो सब डिविजन किया, अल्टीमेटली आप कहां पहुंचे, आप एक क्लास की भी आप सब डिविजन करते हो कि भाई ये वाली 2 लाइनें गर्ल्स की और ये वाली 2 लाइनें बॉयज की, ऐसा भी तो करते हो आप, है ना। और आपकी क्लास में मोस्टली मतलब ऐसे करके आप डिवाइड करते जा रहे हो। तो ये जो डिविजन्स बेटा आप बना रहे हो, ये जो हर लेवल पे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, इन ग्रुप्स को या सब ग्रुप्स को, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, इसको सब ग्रुप हो या आपका ग्रुप हो, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलोगे बेटा, कैटेगरी बोलोगे। क्या बोलेंगे, कैटेगरी। आई बात समझ में। सब ग्रुपिंग इज नोन एज कैटेगराइजेशन या कैटेगरी, नॉर्मली इसको क्या बोलोगे, कैटेगरी। और ये जो कैटेगरी है इसकी अगर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करें,
तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, टैक्सा कहा जाता है, टैक्सा या कह लो टैक्सोन। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्या कहा बेटा, टैक्सा कहा। ठीक है, तो टैक्सा किसी भी लेवल पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसका लेवल सेम है। मतलब जैसे आपने क्या किया, क्लास का डिवीजन किया था, है ना, तो आपने देखो आपकी क्लास वाइज जब आपने ग्रुपिंग की तो हर क्लास आपका एक टैक्सा है। ठीक है, लेकिन जब आपने किस लेवल पे किया उसको, जो है ग्रुप्स के लेवल में किया कि भाई 6 to 8 एक ग्रुप है, ठीक है, 9th to और जो है आपका 12th एक ग्रुप है, ऐसे करके किया तो वो ग्रुप आपका क्या हो गया, टैक्सोन। और हो सकता है जब आपने किसके बेस पे किया हो, आपके स्कूल के बेस पे किया तो वहां पे आपका टैक्सा क्या हुआ, कंप्लीट एक स्कूल हो गया। तो अलग अलग लेवल पे, ठीक है, देखो इसको ना बेटा हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है ना, देखो आपके पास मान लो डॉग है, ठीक है, डॉग है, डॉग क्या है, एक टैक्सा। आई बात समझ में, डॉग क्या है, एक टैक्सा। सिमिलरली मैमल्स, बेटा मैमल्स आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, मैमल्स भी क्या है, ग्रुप है, वी ऑल बिलोंग्स टू मैमेलिया ग्रुप, हम मैमल ग्रुप में आते हैं, मैमेलिया ग्रुप में आते हैं, तो मैमल्स भी एक ग्रुप है। ठीक है, तो मैमल भी क्या हो गया बेटा आपका टैक्सा। और इसी तरीके से अगर हम एक और लेवल पे कैटेगराइजेशन करना चाहें तो हम एनिमल भी क्या है आपका टैक्सा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, एनिमल भी क्या है आपका टैक्सा, तीनों ही टैक्सा है। लेकिन अब देखो, अब हमने अगर कैटेगराइजेशन किया है, आपने पूरी कंप्लीट क्लासिफिकेशन की है, तो आपने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया है बेटा, आपने डिवाइड किया है सारे ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में, प्लांट या एनिमल। ठीक है, तो आप एनिमल से बिलोंग करते हो और ये डॉग भी एनिमल से बिलोंग करता है। ठीक है, और फिर मतलब कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, बट अपने आप में भी एक ग्रुप है। कहने का मतलब ईच लेवल पे जब आप डिसाइड कर रहे हो तो उस लेवल को, ठीक है, टैक्सा कहा जाएगा। और ये टैक्सा का लेवल बेटा कैसा भी हो सकता है, अलग अलग लेवल पे ये क्या मिल सकता है आपको, टैक्सॉन मिल सकता है। ठीक है ना, तो देखो हम अगर बात करें, डॉग क्या है, डॉग क्या है आपका, मैमल्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और मैमल्स जितने भी हैं सारे के सारे एनिमल्स हैं। तो देखो बड़ा ग्रुप तो क्या हुआ आपका, एनिमल। ठीक है, तो आपने प्लांट एक टैक्सा, एनिमल एक टैक्सा। अब जो एनिमल है उसकी आपने कर दी सब ग्रुपिंग। ठीक है, आपने उसको 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक फाइलम था आपका मैमेलिया। ठीक है ना, तो ये जो मैमल्स है, ठीक है, ये एनिमल्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन एनिमल एक बड़ा ग्रुप है, बड़ी कैटेगरी है, बड़ा टैक्सॉन है, उसके अलग अलग हिस्से भी क्या है बेटा, टैक्सॉन है। ठीक है ना, और उसके बाद उसके भी नेक्स्ट सब ग्रुपिंग में क्या है बेटा, टैक्सॉन। कहने का मतलब जब हम चीजों को डिवाइड करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाते हैं, उसको कैटेगरी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी क्या दोगे उसकी, टैक्सॉन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सा किसे कहा जाता है। ठीक है ना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सा किसे कहते हैं। अब देखो बेटा, ये तो थी जो आपकी जर्नल नॉलेज की बात हो गई कि टैक्सॉन या टैक्सा क्या होता है। आगे हम इस वर्ड को फिर से दोबारा से रिलेट करेंगे अपने टॉपिक से। ठीक है ना, अब बात करते हैं थोड़ा सा नीड फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, बात करते हैं नीड फॉर क्लासिफिकेशन। हमें किसी चीज को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों हमें जो है आपका अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। तो देखो नीड में बेटा, नीड का मतलब रिक्वायरमेंट, हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला पॉइंट दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि टू मेक आवर स्टडी मोर इजियर, है ना, टू मेक आवर स्टडी मोर इजियर, ताकि हमारी स्टडी ज्यादा आसान हो जाए। आपने बुक्स को क्यों क्लासीफाई किया, ताकि आप आसानी से उन्हें पढ़ सको। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना आए बार बार बुक रिकॉग्नाइज करने में। क्लियर,
ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा आप कहां पे क्या और क्या यूज है इसका, देखो टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जब आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उनको इंटर रिलेट भी करके देख सकते हो। जैसे देखो मान लो आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुक पढ़ी है ना, तो आप कहीं ना कहीं इंटर रिलेट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी केमिस्ट्री आपकी बायो से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं बायो भी फिजिक्स से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री से जुड़ी हुई है ना। तो यू कैन इंटर रिलेट, आपस में उनका रिलेशन क्या है आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, और आइडेंटिफाई करने से क्या फायदा होगा, अब आगे देखो, इट एक्ट एज अ बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर बायोलॉजिकल साइंस। अब आप क्या कर सकते हो, अपने केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स तीनों मिला के एक नई ब्रांच निकाल दी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें आपकी टेक्निक्स भी है, जिसमें आपकी बायो भी है ना। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी प्लस बायो का जो इन्वॉल्वमेंट है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जहां पे हम बहुत अलग अलग टाइप की टेक्निकल चीजों को यूज करके और क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म में यूज कर रहे हैं और उससे बेनिफिट ले रहे हैं। फॉर योर एग्जाम्पल, जैसे आज के दिन हमारे पास ऐसी क्रॉप है बीटी कॉटन, अगर हम देखें, ठीक है, आप पढ़ोगे 12th क्लास में पूरा आपके पास 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी पे, तो अगर आप पढ़ोगे उसके बारे में, ठीक है ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि इस टाइप की क्रॉप भी है हमारे पास। जैसे बीटी कॉटन एक क्रॉप है, अगर उसको ग्रास हॉपर या उसको नुकसान पहुंचाने वाले कोई रेस्पेक्टिव इंसेक्ट खाएंगे तो वो अपने आप मर जाएंगे। अब ऐसा क्या किया तुमने, ऐसा क्या किया वो आपको तब पढ़ाएंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ पढ़ाओगे तो आपका लेक्चर लेंदी हो जाएगा और फिर आप शिकायत करोगे कि हमारा तो लेक्चर बहुत लेंदी है मैडम, हम देखें कैसे, है ना। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, आप डाउट क्लास में पूछोगे तब समझा दूंगी। ठीक है ना, तो देखो कहीं ना कहीं जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अदर फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि जब आप नॉलेज लेते हो तो आप उसको अप्लाई भी करते हो। ठीक है, और एक नई ब्रांच जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर, है ना, तो आप अलग अलग ब्रांचेस निकाल रहे हो। ठीक है, बायो में ही आपने एक ब्रांच निकाली है एग्रीकल्चर, जो आपके फील्ड से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब हम उसे अलग अलग ब्रांच में भी यूज कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना, इसके अलावा वेरियस अप्लाइड बायोलॉजिकल फील्ड ऑल्सो डिपेंड अपॉन एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि आप अप्लाइड बायोलॉजी यानी कि जो प्रैक्टिकल बायोलॉजी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड में जो बायोलॉजी है, आप वहां भी उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हो। आ रही बात समझ में। जैसे मान लो अगर हमें बात करें, जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे आपने लैक्टोबैसिलस की बात की, ठीक है, अगर आप जानते ही नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये दूध से दही कैसे बन रहा है, कौन सा बैक्टीरिया बना रहा है, आपको बैक्टीरिया की नॉलेज नहीं है, तो आप ठीक है एक बार गलती से कैसे बन गया, तो अगली बार उसको बनाने के लिए बेटा आपको उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप अप्रोप्रिएट तरीके से उसका यूज कर पाओगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो देखो हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अगर नॉलेज है तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन के लिए, यूजफुलनेस के लिए। ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके अलावा अभी एक पॉइंट हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इट मेक आवर स्टडी मोर इजियर। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स व्हाई देयर इज नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में बेसिक जो टर्म यूज होती है दैट इज आइडेंटिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम कैरेक्टर फीचर उस ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। ये जो पहचान करना है, हिंदी में पहचान करना आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, किसकी पहचान, उस ऑर्गेनिज्म की पहचान कैसे करोगे, उसके फीचर्स देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के। तो क्लासिफिकेशन में पहले हम पहचान करते हैं और पहचान करने के बाद उसका नामकरण करते हैं। नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर, है ना। मान लो घर में कोई पर्सन की बर्थ हुआ, मतलब एक बेबी का जन्म हुआ, ठीक है, पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी कैरेक्टर्स, उसके एक्सटर्नल लुक को देख के पता लगाया जाता है कि लड़का है या लड़की है ना। और जब पता चलता है कि लड़का है या लड़की है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसका नाम भी देते हो, ताकि बार बार जब हम उसको बोले तो एक ही नाम से बोले,
हर कोई सबका नाम इंटरमिंगल ना, उसकी अपनी एक पहचान हो, है ना। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो दैट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेम नेम, ठीक है ना। सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेम नेम। समझ में आई बात? ठीक है। कहने का मतलब नाम क्यों देते हैं हम? नाम इसलिए देते हैं कि उसको हर जगह अपनी एक पहचान मिले, ताकि वो हम उस चीज को बोल सके अच्छे से, उसके बारे में बोल सके। अब मान लो मैं आपको बार बार यूं कहूं, एक पर्सन है हमारी क्लास में, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कैरेक्टर बता दिए। अगली बार बोलूंगी तो मुझे वही सारी बातें बोलनी पड़ेंगी, फिर तीसरी बार किसी को और को बताऊंगी तो फिर वही। इससे बेटर है कि उस पर्सन का आप नाम रख दो ना, ठीक है, नाम रख दो। नाम रखने के बाद आप आसान सी, तो एक बार आपने बोला, सबने पहचान लिया कि हाँ वो वाला पर्सन है। अगली बार बोलोगे तो इतना सब कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उसका नाम बोलोगे। मान लो जैसे छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो कहते हैं बेटा कैट ऐसी होती है, जिसकी क्या होती है? मूछें होती है, 4 पैर होते हैं, इस टाइप की दिखा के और उसकी पहचान करवाई जाती है। और नाम क्या बता दिया उसका? कैट। और अगर डोमेस्टिक है तो आप नाम भी रख देते हो कि बहुत सारी कैट आ गई तो अपनी वाली का क्या नाम होगा, है ना। तो ये जो नामकरण है, ताकि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दूसरों से अलग कर सके और उसका नाम हर जगह सेम ही यूज कर सके। दैट इज नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नामकरण क्या है बेटा? नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, अलग अलग लेवल पे नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, चलो पहले नॉमेनक्लेचर को अलग से देख लेते हैं। नॉमेनक्लेचर बेटा आप 2 तरीके से करते हो, ठीक है। नॉमेनक्लेचर 2 तरीके से करते हो। एक तो करते हो आप वर्नेक्युलर नेम, वर्नेक्युलर नेमिंग, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। और एक आप करते हो बेटा साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग। क्या फर्क है दोनों में? ये तो होता है लोकल नेम, ठीक है ना। लोकल नेम, लोकल नेम जैसे हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म का किसी एक जगह पे कोई और नाम हो, दूसरी जगह पे कोई और नाम। जैसे देखो हमने देखा एक डॉग है, ठीक है। आपको डॉग के बारे में समझ में आ गया, डॉग कैसा होता है, क्योंकि आप देखते हो, जानते हो डॉग कैसा होता है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है किसी और जगह पे इस डॉग को क्या कहा जाता हो? कुकुरे कहा जाता हो, ठीक है। संस्कृत में शायद इसको कुकुरे बोलते हैं, ठीक। और इसके अलावा ऐसे ही कई लोग, जैसे हिंदी में, हमारी भाषा में यहाँ पे डॉग तो इंग्लिश में बोल दिया आपने, और हिंदी में क्या बोलोगे उसको? ठीक है। तो कहने का मतलब आपने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, लेकिन अब अमेरिका के पर्सन को क्या पता कुत्ता क्या होता है ना। आई बात समझ में? उसको क्या पता ये कुकुरा क्या होता है? आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो निक नेम है बेटा, ये रेस्ट्रिक्टेड है कहां पे? अपने लोकल एरिया में, ठीक है ना। हम इसको लोकल एरिया तक ही पहचान है इसकी। लेकिन जब मान लो एक कॉन्फ्रेंस बैठी जिसमें अलग अलग जगह से लोग आए हैं, एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है, उसमें अलग अलग जगह के लोग हैं। मान लो, चलो आप साइंटिस्ट भी छोड़ो, आपके इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस है, एक पर्सन आ रहा है आपका JNK से, एक पर्सन आ रहा है आपका हरियाणा से, एक आ रहा है राजस्थान से, पंजाब से, ठीक है ना। और ऐसे करके अलग अलग स्टेट से मान लो अलग अलग पर्सन आए हैं और उनको सिर्फ अपनी ही भाषा आती है, तो क्या वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। तो एक ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, जब कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है तो हमें एक कॉमन चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो जब साइंस में हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो नाम है, उनकी जो नॉमेनक्लेचर है वो साइंटिफिक तौर पे की जाती है, ताकि वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पर्सन उसका नाम ले तो उसका मतलब सेम है, ठीक है ना। जैसे इन सभी का डॉग, कुकुरा, कुत्ता, सब कुछ ये क्या है बेटा? इसका पूरा नाम क्या होगा? एग्जैक्टली जो है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, कैनिस फैमिलियरिस। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? इसका
साइंटिफिक नेम हो गया। समझ में आया? तो साइंटिफिक नेम क्या होते हैं? दे आर सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो साइंटिफिक जब कॉन्फ्रेंस होगी साइंटिस्ट की, तो वहां पे वो ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, दे विल यूज दैट पर्टिकुलर नेम विच इज फिक्स्ड थ्रू आउट द ईयर, सॉरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये नाम बिल्कुल फिक्स, चाहे वो अमेरिकन कंटेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका ऑस्ट्रेलियन कंटेंट हो, एशियन कंटेंट हो, ऐसा भी कोई भी जगह हो, थ्रू आउट द वर्ल्ड कैनिस फैमिलियरिस का मतलब सेम है। तो ये जो सेम जो नेमिंग है दैट इज साइंटिफिक नेमिंग। अब साइंटिफिक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या किया गया है, कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस जरूर है, अदरवाइज तो ये नाम रिपीट हो जाते। भैया हम जो अपने नॉर्मल नाम रखते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी बेबी हुआ तो उसका कोई रूल रेगुलेशन थोड़ी ना होता है, मन में आया वो नाम रख दिया। ठीक है, और हो सकता है दो लोगों का मन एक जैसे ही नाम रखने का हो गया तो हमने नाम ऐसे ही रख दिया और हो सकता है नाम रिपीट हो जाए। लेकिन साइंटिस्ट ने जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं बेटा, वो रूल्स और रेगुलेशंस कभी भी नामों की मर्जिंग नहीं होगी उनमें। ठीक है, क्योंकि वो कुछ रूल्स को फॉलो करके बनाए गए। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की, तो सबसे पहले हम जो नॉमेनक्लेचर करेंगे दैट इज योर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, आई बात समझ में? नॉमेनक्लेचर। अब ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, बाई का मतलब दो, ठीक है, तो बाइनोमियल वर्ड का मतलब हो गया टू। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है तो इसमें क्या होते हैं बेटा, टू वर्ड्स होते हैं, नाम के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, दो वर्ड होते हैं। ये जो दो वर्ड होते हैं, ठीक है, एक तो हो गया आपका फर्स्ट वर्ड और एक हो गया आपका सेकेंड वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट जीनस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। जीनस क्या होता है उसको मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है ना, जीनस क्या होता है इस चीज को मैं आगे समझाऊंगी बेटा। ठीक है ना, बस फिलहाल के लिए आप इतना पढ़ लो कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकेंड वर्ड है, ठीक है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर जीनस की स्पीसीज को। जैसे देखो आप रोज देखते हो, है ना, रोज फ्लावर वाला रोज। ठीक है, तो रोज फ्लावर जो है बेटा आपने कई टाइप के देखे होंगे। ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप क्यों है, क्योंकि वो चीज तो एक है, रोज ही है। ब्लैक रोज, व्हाइट रोज, येलो रोज सब सेम है। ठीक है, चाइना रोज वो भी रोज ही है, रोज की कैटेगरी में ही आता। रोज भी फिर आपने कई देखे होंगे, कश्मीरी रोज, हाइब्रिड रोज, है ना। तो है तो सारे रोज, रोज के कैरेक्टर तो है सब में, लेकिन उनमें क्या है एक्स्ट्रा, उनकी अपनी कोई स्पेशल क्वालिटी है जिस बेस पे वो अलग अलग टाइप की स्पीसीज में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो मतलब कि सब डिवीजन, एक तरीके से जीनस को सब डिवीजन लगा लो। तो ये क्या है आपका, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हर नाम के अंदर दो अक्षर होंगे। ठीक है, दोनों शब्द, सॉरी शब्द होंगे, अक्षर नहीं, दो शब्द होंगे और पहला शब्द जो है उस ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा शब्द उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसके बारे में सबसे पहले कैरलस लीनियस ने बताया। आई बात समझ में? कैरलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ रूल्स दिए। ये जो साइंटिफिक नेम है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसको लिखने के कुछ रूल्स दिए। ठीक है, ताकि आप और चीजों से इसको सेपरेट करो। सबसे पहले इनको लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे जब भी हम इसको प्रिंट करते हैं, अगर इस नाम को आप प्रिंट कर रहे हो, आपकी बुक में खोल के देखना, अगर आप प्रिंट कर रहे हो तो आपको इन्हें इटैलिक्स में प्रिंट करना पड़ेगा। टेढ़ा, इटैलिक्स लैंग्वेज अलग से होती है, टेढ़ी लैंग्वेज होती है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। और अगर आप इसको क्या कर रहे हो, हैंड रिटन, अगर आप इसको हाथ से लिख रहे हो, ठीक है ना, तो यू शुड अंडरलाइन बोथ वर्ड्स सेपरेटली। ठीक है, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक बार नहीं। इधर देखो मैंने नाम लिखा था, चलो नहीं लिखा,
मान लो अभी मैंने लिखा कैनेस फैमिलरिस, है ना, ये लिखा, तो यहाँ पे ये जीनस है, ये स्पीसीज है। अरे बस समझ में, आगे वाला वर्ड जीनस है, पीछे वाला वर्ड स्पीसीज है। क्लियर? ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, एक थर्ड वर्ड और ऐड किया जाता है, जिस साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया उससे। ठीक है, जैसे देखो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, अच्छा इसको ऐसे मत कर देना बेटा, फिर ये जो है वर्ड, ये पूरा एक वर्ड रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तो आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें जीनस कौन सा, स्पीसीज कौन है। आपको अलग से सेपरेट ऐसे नाम लिखना, ऐसे सेपरेट लाइनिंग नहीं खींचने। अगर आपने लाइन नहीं खींची तो फिर ये साइंटिफिक नेम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। लैटिन वर्ड्स में होना चाहिए, प्रिंट करो तो इटैलिक्स में होना चाहिए, हैंड रिटन है तो अंडरलाइन करना है सेपरेटली। फोर्थ थिंग क्या याद करनी है, जब भी जीनस लिखते हो, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी कैपिटल। ठीक है, ये जो आपने सी लिखा है दैट शुड बी कैपिटल, और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। यहां गड़बड़ कर दी तो भी साइंटिफिक नेम गलत हो जाएगा। जैसे देखो, बात करते हैं मैंगो की। ठीक है, मैंगो, आम, सभी जानते हैं मैंगो के बारे में। अब ये जो मैंगो है, ठीक है, ये क्या है बेटा, इसका एग्जैक्ट नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। तो आप एग्जैक्ट नेम ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो भी ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। क्यों? यहां पे कैपिटल कर दिया, यहां स्मॉल। अगर आपने यहां पे ऐसे लिख दिया तो भी ये गलत है। क्यों? एक तो यहाँ पे कैपिटल नहीं है, दूसरा ये अंडरलाइन नहीं है ना, तो इसको भी आपको सही करना पड़ेगा। और अब क्या सही है? अब भी सही नहीं है, यू हैव टू अंडरलाइन। अब ये सही है। समझ में आई बात? जब भी हाथ से हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वी हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, और जीनस की जो स्टार्टिंग वाला जो लेटर है दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर, और जो स्पीसीज वाला जो लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो क्या होना चाहिए आपका? स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू राइट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो मैंने लगभग चीजें आपको बता दी हैं। कई बार यहाँ पे साइंटिस्ट का भी नाम लिखा रहता है, जैसे लीनियस ने इसके बारे में बताया था, तो वो ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है ना, थर्ड नाम अगर आपको दिख रहा है तो वो साइंटिस्ट का नाम है बेटा। ठीक है, और इसको ना तो अंडरलाइन करना है ना ही कुछ और करना है, आपको जस्ट ऐसे ही मिलेगा। फर्स्ट लेटर इसका भी क्या होगा, लगभग कैपिटल आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नाम है ये। तो these are some rules and regulations that should be followed in order to write a scientific name. ठीक है, इसके अलावा भी और भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। प्लस मैंने आपको बेटा नोट्स में कुछ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन डाली है, आपकी बुक में भी है। ठीक है, मैं वो जस्ट रीड आउट कर देती हूँ, आपको वो याद करनी है। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले कैस्पर बोहेन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, और इसके बारे में जो उन्होंने बुक लिखी थी दैट इज पेनिक्स बुक। ठीक है, मैं आपको लिखाया दे दूंगी ये सारी चीजें। इसके अलावा प्रिंसिपल फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है दैट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, और इन्होंने जो बुक लिखी थी दैट इज फिलोसफिका बोटेनिका। ठीक है, 1751 के अंदर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को प्लांट्स के लिए सबसे पहले कार्लस लिनियस ने ही यूज किया था। ठीक है, और इसीलिए ठीक है उन्होंने जो बुक लिखी दैट वाज स्पीसीज प्लांटेरम। आगे बात समझ में, स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, और स्पीसीज प्लांटेरम में बेटा उन्होंने 5900 स्पीसीज के बारे में जो है आपको जानकारी दी, उनकी नेमिंग की है। ठीक है ना, ऐसे ही एनिमल्स के अंदर भी सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था, कार्लस लिनियस ने ही। ठीक है, लेकिन जो बुक लिखी दैट वाज सिस्टेमा नेचर, ओके, जहां पे 4326 एनिमल स्पीसीज के बारे में इन्होंने हमें बताया है। आई बात समझ में? ठीक है ना, तो बेटा ये सारी चीजें आप कर लेना। कल की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस अभी भी हमारे बच गए।
ठीक है। कुछ रूल्स और रेगुलेशन अभी भी बचे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे, बाकी आगे आपका ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर और बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, वो प्रोसीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।